दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों यूपी टेट और सीटेट की जो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट मैं दोस्तों आप सभी को करवा रहा हूं। आज उस प्रैक्टिस सेट का नंबर 14वां है जो कि आपके यूपी टेट और सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण दोस्तों। और इस प्रैक्टिस सेट के जरिए मैं आपकी 90 नंबर की दोस्तों पूरी तैयारी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये क्लास बिल्कुल फ्री है दोस्तों। सिर्फ आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दोस्तों शेयर करते जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए। डूबते हुए को तिनके का सहारा, चुपड़ी और दो दो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा दोस्तों। विपत्ति के समय थोड़ी सी भी सहायता बड़ी होती है, इसका मतलब क्या होता है, डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन का सुख दोस्तों, फिर उसके बाद दुखी दुख, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ जो होता है दोस्तों, उसको कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों और शुरू से अंत तक पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विलोम शब्द के दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। कह रहा है कि इसमें से कौन सा विलोम शब्द का एक यहाँ पे युग्म दिया गया है और कह रहा है कि कौन सा युग्म इसमें से गलत है अर्थात अनुचित है। कह रहा है कि बद का नेक होता है, दुष्चरित का निश्चरित होता है, विस्तृत का संक्षिप्त होता है या मधुर का कटु होता है। तो कह रहा है कि दुष्चरित का इसमें से आपको चुनना है कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा अनुचित है। ठीक है, दुष्चरित जो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है यही दोस्तों गलत है। बाकी सब बद का नेक होता है, विस्तृत का संक्षिप्त होता है, मधुर का क्या कटु होता है। ठीक है, दिन का रात होता है, ठीक है, दुख का सुख होता है, सारे क्या होते हैं आपके विलोम शब्द होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है। यहाँ पे संधि विच्छेद का कोई जोड़ा दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है वो अनुचित है। बहिरेकता बही एकता दोस्तों कह रहा है कि हमें बहिर एकता में कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद जो दिया गया है बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पे विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद जो है बही एकता होगा। आशीर्वचन का आशी प्लस वचन होगा। रति प्लस रस, रति प्लस रस दिया गया है। तपश्चर्या तपश्चर्या तो दोस्तों आपको बता दें कह रहा है कि सब विकल्पों में से संधि विच्छेद कौन सा अनुचित है। देखिए यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा, कह रहा है कि कौन सा अनुचित है, देख लेते हैं अनुचित कौन सा है। तो इसमें से विकल्प किस विकल्प में संधि विच्छेद जो दिया गया है वो अनुचित है। बहिरेकता का बहि प्लस एकता बिल्कुल सही है। आशीर्वर्चना का आशी प्लस वर्चना ये भी सही है। रति प्लस रंस, रति है प्लस रंस, ये दोस्तों गलत है आपका। यहाँ पे रति रंस होगा। ठीक है, ये आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, न कि विसर्ग संधि का। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि प्रत्यय के दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है। मुरेला का एला, कह रहा है कि प्रत्यय वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दे वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्यय के दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है। यहाँ पे मुरेला में एला प्रत्यय लगा गया है, बिल्कुल सही दोस्तों। कटीला में ईला प्रत्यय ये भी सही है। विलीन में ईन प्रत्यय दोस्तों ये गलत है। यहाँ पे आपका बी प्लस लीन होगा, क्या होगा, बी प्लस लीन होगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लीन प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ससुराल में आल प्रत्यय होता है। ठीक है, ये आपके तीनों सही हैं, बाकी यही ऑप्शन जो थर्ड दे गया है यही आपका गलत है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है। व्याकरण शिक्षण की जो अपेक्षाकृत सबसे अच्छी विधि कौन सी है, आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पुस्तक विधि। तो व्याकरण शिक्षण की जो सबसे अच्छी विधि होती है कौन सी होती है, आगमन विधि होती है। इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम बताया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि थोड़ा बहुत इसमें कौन सा समास है। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व या इतरेतर द्वंद्व। तो आपको बता दें दोस्तों, आप सभी को पता है कि समास का अर्थ होता है संक्षेप,
कभी कभी पूछ लेता है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो पता होना चाहिए समास का मतलब होता है संक्षेप। और समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और थोड़ा बहुत में कौन समास है दोस्तों? वैकल्पिक द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास पहचाने का नियम ये होता है दोस्तों, दोनों पदों की प्रधानता हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो दोस्तों, तो वहां पे क्या हो जाता है? आपका द्वंद्व समास होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण हैं, शुरू से अंत तक पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, ठीक है। कह रहा है कि भाषा संबंधित मूल्यांकन में पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए, बच्चों के भाषिक नियम संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए, पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझनी चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि भाषा संबंधित मूल्यांकन में बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित उसकी जो क्षमता है उसका मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चा जो है किस तरीके से भाषा को प्रस्तुत कर पा रहा है, कितना भाषा को समझ पा रहा है। मूल्यांकन मतलब यही चीज़ होती है दोस्तों कि बच्चा कितना सीखा है, इसका मूल्यांकन होता है। और जो पढ़ाने का वहाँ पर तरीका है शिक्षक का, उसका भी पता मूल्यांकन के जरिए ही पता चलता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। रस भरा, रस से भरा, पतित पावन, पतितों में पावन, रसोई घर, रसोई का घर, धनहीन, धन में हीन। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो सही युग्म है उसको चुनना है। रस से भरा, रस भरा मतलब रस से भरा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि रस भरा में तत्पुरुष समास है। जब किसी शब्द का विखंडन करने पे उसके बीच में कोई भी कारक चिन्ह आ जाए, जैसे कर्ता, ने, का, के, री, में, पर, इसमें से कोई भी अगर आपको कारक चिन्ह दिखाई दे तो वहाँ पे क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रसोई के लिए घर, तो रसोई, रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर। धनहीन, धन में ही नहीं धन से हीन होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। इसमें से असंगत कौन है, मतलब कौन सा ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है? जीव का पर्यायवाची वाचा, रसना, वाणी, बिल्कुल सही। अहंकार का दम्भ, दर्प, मद, इस बिल्कुल सही, ये भी है। किरण का रश्मि, मयूख, प्रभा, ये सभी सही है दोस्तों। जबकि आपको बता दें कौआ का पर्यायवाची प्रियक, मधुदूत या अति सौरभ ये नहीं होता है। किसके होते हैं? ये आम के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं? आम का पर्यायवाची दोस्तों ये सभी होता है। जैसे मधुदूत हुआ, अति सौरभ हुआ, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? आम के पर्यायवाची हैं। और कौआ का पर्यायवाची दोस्तों आपको पता है काक, मतलब कौआ होता है काक, ठीक है। किशुन, ये सब क्या होते हैं? काक के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण क्या होता है दोस्तों? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए या किसी शब्द की विशेषता बताए वही क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि किसमें परिमाणवाचक विशेषण प्रयोग हुआ है। जैसे मैं नीली कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, खेल का मैदान लंबा है, दिनेश अच्छा गायक है। देखिए दोस्तों कह रहा है कि परिमाणवाचक, परिमाणवाचक इस बार, देखिए इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। कितना ओले पड़े? बहुत ओले पड़े, ठीक है। परिमाणवाचक है लेकिन यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक है दोस्तों। यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है कि 10 किलो ओले पड़े, 20 किलो ओले पड़े, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। जैसे मेरी गाय काली है, जैसे मेरी गाय काली है, काली है, तो यहाँ पे दोस्तों विशेषण कौन सा है? काली। किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काली विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बाल विकास के हैं। आपके पेपर में बाल विकास से भी, जिसको सीडीपी बोलते हैं, इससे आपके चाहे सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो दोस्तों 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों एक एक नंबर का होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का कोई भी लोचा इधर नहीं होता है, ठीक है। कहा कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच अंतर क्रिया के कारण होता है। ऑप्शन सेकंड, अनुभव ही विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास सुदृढ़ीकरण और दंड द्वारा निर्धारित किया जाता है। दंड की बात दोस्तों जहाँ पे आ जाए उसको तुरंत गलत काटिए, वो आपका ऑप्शन नहीं सही हो सकता है। विकास प्रत्येक व्यक्तिगत बच्चे की गति का सटीक अनुमान लगा सकता है।
कह रहा है कि बाल विकास का एक सिद्धांत कौन सा इसमें से। बाल विकास होता है परिपक्वता और अनुभव के बीच अंतर क्रिया का कारण होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो परिपक्वता क्या होता है? परिपक्वता अनुभव और कह सकते हैं कि अभ्यास के द्वारा अधिगम से, और जो परिपक्वता होती है बच्चे में, जो परिपक्वता आता है वो किससे आता है? अधिगम और अनुभव के द्वारा ही परिपक्वता आती है बच्चे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है, पर्यावरण और अनुभव की भूमिका पर जोर दिया जाता है, यह गर्भाधान से किशोरावस्था तक अध्ययन है, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि बाल विकास में यह गर्भावस्था से लेकर दोस्तों किशोरावस्था तक का अध्ययन है। इसमें दोस्तों बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर किशोरावस्था तक जब तक नहीं आता तब तक बाल विकास में उसका अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व गिरोह आयु, अनुकरणीय आयु, प्रश्न करने की आयु या खेल की आयु। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? खेल की आयु जो है वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतना के विचार को किसने अस्वीकार किया? मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतना के विचार को किसने अस्वीकार किया था? किसने माना नहीं था? ठीक है, सैंडलर ने, वाटसन ने, जेम्स या वुंट ने। तो किसने नहीं माना था दोस्तों? किसने अस्वीकार किया था? वाटसन ने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, बालक का व्यवस्थित अध्ययन, नॉर्मेटिव विज्ञान, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों सिद्धांतों का अनुप्रयोग, बालक के शैक्षिक वृद्धि व विकास का अध्ययन। तो कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, जबकि बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान नियमों सिद्धांतों का अनुप्रयोग ये भी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। बालक के शैक्षिक वृद्धि एवं विकास का अध्ययन भी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। जबकि नॉर्मेटिव विज्ञान जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों करा कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थी को दंड देना बिल्कुल गलत बात है, अभिभावकों के ध्यान में इसको लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना व उपचार का प्रबंध करना, इसकी अपेक्षा करना। दोस्तों आपको बता दें कि अगर बच्चा जो है कोई अवांछित व्यवहार कर रहा है, गलत तरीके का व्यवहार कर रहा है, ठीक है, तो उसके उस कारण को ढूंढना चाहिए, क्यों ऐसा वो कर रहा है, और उसको उसमें निदान पाने में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, या उसके लिए उचित प्रबंध करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में सक्षम बनाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में सक्षम बनाता है। विद्यार्थियों का बेहतर मूल्यांकन करने में, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में, विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझने में, पाठ्यक्रम के बेहतर ढंग से अध्यापन में। तो विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझने में, ताकि विद्यार्थी को बेहतरीन तरीके से समझा जा सके, और विद्यार्थी किस चीज़ में कमज़ोर है, उसको किस तरह की सहायता की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें अगर शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को रहेगा तो उस बच्चे को आसानी से समझ सकेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं दंड मिलने पर ही सही कार्य करना, नियमों का पालन करना, स्वतः ही नियमों का पालन करना, सही ढंग से रहना। देखिए अनुशासन को, अगर अनुशासन का जो मेन उपयोग दोस्तों कहाँ पे होता है, विद्यालय होता है दोस्तों के जहाँ पे, और लाइब्रेरी होता है जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे अनुशासन का मेन उपयोग होता है। और वैज्ञानिक भी मानते हैं इसे कि अगर हम अनुशासन बच्चों को रखेंगे, या स्कूल में बच्चों को थोड़ा सा अगर डांट डपट के अनुशासित करके ना रखा जाए तो किसी भी बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता दोस्तों। सभी बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ मौज मस्ती ही हमेशा होता रहे। ठीक है, अगर अनुशासन उनको थोड़ा रखा जाएगा तो कोई भी चीज़ है वो बेहतर तरीके से उसको सीख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया है? पियाजे के द्वारा। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, और प्रत्येक चरण में दोस्तों देखिए उनके द्वारा 4 चरण दिए गए हैं। पहला चरण कौन सा था? संवेदी
गामक अवस्था, इसमें जो आयु है 0 से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है। और दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें एज जो है वो 3 से लेकर 7 वर्ष तक मानी जाती है दोस्तों। और थर्ड जो है आपका मूर्त है, इसमें जो एज है वो कब से मानी जाती है, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है चौथी अवस्था है, जिसमें एज 12 वर्ष के ऊपर मानी जाती है। ठीक है, तो पियाजे के संघातक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ठीक है, अगर बच्चे में तार्किक करने की तार्किक तरीके से सोचने की क्षमता का विकास होता है तो कौन सी अवस्था मानी जाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसको मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषता को के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे खाली स्थान है, इसी में बताना है कि विशेषता को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, प्रोटोटाइप में, कार्योटाइप में, या फिनोटाइप या जीनोटाइप में। तो किस टाइप में, फिनोटाइप में परिभाषित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पर्यावरण अध्ययन के। इससे भी आपके परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न आते हैं और प्रत्येक 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंक के होते हैं दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न जो होता है 1 नंबर का होता है। ठीक है, ये भी पर्यावरण अध्ययन दोस्तों बच्चों के बहुत कम नंबर आते हैं। ठीक है, कभी कभी किसी बच्चे का 6 या 7 नंबर ही आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसमें भी मैं आपकी पूरी सहयोग करूंगा, पूरा सहयोग करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है, भोजन भंडारित या संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। दोस्तों आपको बता दें कि जो वृक्ष होता है, वृक्ष यही वृक्ष है ना, तो वृक्ष में कुछ जड़ें होती हैं। ठीक है, जड़ें निकली होती हैं यहाँ पे, और इन जड़ों का मेन काम क्या होता है। ठीक है, जड़ें जो होती हैं मिट्टी में होती हैं और इनका काम होता है भोजन भंडारित या संचित करने का काम जड़ें जो होती हैं दोस्तों ये करती हैं। इसके अलावा पौधों को सहारा भी देती हैं जड़ें। यहाँ पे जड़ होती है दोस्तों, जड़ें जो होती हैं पौधों को सहारा भी देने का काम करती हैं। इसके अलावा जल तथा खनिजों का अवशोषण भी करती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। ऑप्शन थर्ड है मलेरिया, HIV एड्स से डेंगू। ऑप्शन 4 है HIV एड्स, हैजा, डेंगू। तो आपको बता दें दोस्तों मच्छरों द्वारा फैलने वाली जो बीमारी है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया है। दोस्तों आपको बता दें कि मलेरिया जो होता है बुखार, इसका उपचार सिकोना जो होता है उसके पेड़ की छाल से किया जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को जिसको भी यह मलेरिया रहता है दोस्तों, उसमें तेज बुखार आता है और आदमी क्या होता है उसको कपकपी आता रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न या डिजाइन, पशु जो होते हैं दोस्तों, जानवर जो होते हैं, उनके त्वचा पर विभिन्न पैटर्न या डिजाइन होने का क्या कारण होता है। वहाँ की जलवायु के कारण ऐसा होता है, या शारीरिक शक्ति को इंगित करता है, या प्रकाश के परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। जी नहीं दोस्तों, तो आप बता इसका राइट जवाब क्या है कि उसके शरीर पर जो त्वचा या बाल होते हैं उसके त्वचा पे, उसी कारण पैटर्न या डिजाइन उसके शरीर पे बने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए, उस पशु को पहचानें। दोस्तों यहाँ पे एक पशु के बारे में कुछ कथन दिया गया है या कुछ उसके बारे में लिखा गया है, उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको पहचानना है कि किस जानवर की विशेषता है। यह भालू जैसा दिखाई देता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है, या जिस पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये कौन सा है, सलाथ है, लंगूर, चिंपैंजी या पैंडा। तो क्या दोस्तों, सलाथ की विशेषता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वो क्या होता है, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। तो क्या होता है दोस्तों, मलेरिया होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। तो चिराओ नाच दोस्तों कहाँ के लोग करते हैं, मिजोरम के लोग चिराओ नृत्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, फाख्ता, शकरखोरा या बुया कलचिड़ी। तो कौन होता है, शकरखोरा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
कह रहा है कि कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य के धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? उनमें तापमान वृद्धि करने के लिए, उनमें धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो कांच के ज्वार को उसमें अचार भरने से पहले उसमें नमी को पूर्णतः हटाने के लिए उसको धूप में रखा जाता है। तो क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की संरचना, ओजोन परत। तो दोस्तों आपको बता दें कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं और इस भोजन के निर्माण में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन जो होता है उसको क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके आधार पर विद्यार्थियों की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होती है? डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी की प्राप्ति कैसे होती है दोस्तों? पढ़ने से, बोलने से, सुनने से, या बोलने या सुनने दोनों से। तो दोस्तों आपको बता दें डिस्लेक्सिया विकार में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो किसी शब्द को सही से पहचान नहीं पाता है या उसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाता है। पढ़ने की जो समस्या होती है उसी को डिस्लेक्सिया कहते हैं। तो शिक्षक अगर एक बच्चा है जो पढ़ने में दिक्कत खा रहा है या दिक्कत आ रही है तो उसको पढ़ने से वो पहचान सकता है कि उसको डिस्लेक्सिया की समस्या है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण क्या है? एनीमिया का प्रमुख कारण क्या होता है? प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, या लौह तत्व की कमी, या विटामिन ए की कमी। तो मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण दोस्तों क्या होता है? लौह तत्व की कमी जब हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाती है। ठीक है, और कैल्शियम की कमी से दोस्तों हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों। और विटामिन ए का जो महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है दोस्तों क्या होता है, गाजर जो होता है दोस्तों उसमें विटामिन सी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मछली का जो तेल होता है उसमें भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।